हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वेरी करते हैं विद टेम्परेचर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल, और ये देखेंगे कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो किस तरह से निकल कर आता है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम रेजिस्टर्स को इन सीरीज़ कनेक्ट करेंगे तो क्या सिचुएशन रहती है। एज़ यू कैन सी हियर, हमने सीरीज़ कनेक्शन जब भी करना होता है तो सीरीज़ कनेक्शन में सिंपल सी एक चीज़ है कि वहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन देखने को मिलता है। व्हेन द वन रेजिस्टर इज़ एंडिंग, वहीं से दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। व्हेन द सेकंड रेजिस्टर इज़ एंडिंग, तो वहीं से थर्ड रेजिस्टेंस इज स्टार्टिंग, और कुछ इस तरह से ये कनेक्शन गोज़ ऑन। ठीक है। ऑल्सो अगर आप यहाँ देखो तो करंट बैटरी से आ रहा है, इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, और अगर वो यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करके जा रहा है तो इट हैज़ जस्ट वन पाथ टू कवर। तो इसीलिए करंट का वैल्यू जो है वो सीरीज़ कनेक्शन में डिफरेंट नहीं होता, करंट का वैल्यू कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एज वी कैन सी, जो रेजिस्टर्स हैं उनके एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट, तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा सीरीज़ कनेक्शन में पोटेंशियल कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके, चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो आई कैन राइट V इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3 लाइक दिस। लेकिन अगर हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ करें तो वी कैन राइट क्या, V1 की जगह हम लिख सकते हैं IR1, V2 की जगह हम लिख सकते हैं IR2 एंड V3 की जगह वी कैन राइट IR3 लाइक दिस। और यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि मेरा जो कैपिटल R है दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को इफ़ यू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू कैपिटल R, तो उस टाइम पे भी हमारा जो सिचुएशन है वो ये हो जाएगा V इज़ इक्वल टू IR। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो और आप इस इक्वेशन को देखो तो एज यू कैन सी कि दोनों के LHS सेम है। तो therefore from 1 and 2 I will write IR is equal to I into R1 plus R2 plus R3 like this। और यहाँ से as you can see I और I cancel हो जाएगा and we will get what, R is equal to R1 plus R2 plus R3। So no matter what number of resistors we have, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो बस वो सारे रेजिस्टर्स को आप क्या कर दोगे, सिंपली एड अप कर दोगे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू एड अप ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पैरेलल कनेक्शन में कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। एज यू कैन सी हियर, मैंने 3 रेजिस्टर्स यूज़ करे हैं, R1 R2 एंड R3, एंड ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे A से ही स्टार्टिंग हो रही है तीनों रेजिस्टर्स की एंड B पे ही एंडिंग हो रही है तीनों रेजिस्टर्स की, राइट। तो हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन तब होता है व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स। अगर दे आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स तो आपको पता है कि उनके जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो सेम है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, तो उनका जो पोटेंशियल होने वाला है दैट विल रिमेन सेम। और अगर मैं करंट की बात करती हूँ तो करंट विल गेट 3 डिफरेंट पाथ्स टू फ्लो, तो इसीलिए करंट का वैल्यू जो है वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करंट लिखना चाहें तो आई विल राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो I इज इक्वल टू V बाय R होता है, तो I1 विल बी V अपॉन R1, I2 विल बी V अपॉन R2 एंड I3 विल बी V अपॉन R3 लाइक दिस। कुछ ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेट्स गिव इट सम इक्वेशन नंबर। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दूं बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस R, तो उस टाइम पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इफ़ R जो है, अगर मेरा R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, इफ़ R इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे मेरा I जो है दैट विल बी इक्वल टू V बाय R। कुछ ये सिचुएशन जो है वो रह जाएगी। तो अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो फ्रॉम 1 and 2 I can write V बाय R इज इक्वल टू V अपॉन R1
प्लस v अपॉन R2 एंड देन v अपॉन R3। दोनों ही तरफ जो चीज़ कॉमन है दैट इज़ v, तो v और v कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट हाउ मच 1/r इज इक्वल टू 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. So that is how you calculate the equivalent या फिर मैं कहूँ कंबाइंड रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको सिंपली कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। अच्छा, अगर हम ये कहें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं, इफ़ वी हैव जस्ट टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन है वो ऐसे हो जाएगी क्या, 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो व्हेन वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स और अगर हमारे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं तो हम लोग उसको डायरेक्टली इस तरह से लिख के भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। So if I talk about electric power, it is simply nothing but what? The rate at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through the circuit. That is what electric power is. तो electric power is basically nothing but basically unit time में एक जो source of EMF है, या मैं कहूँ मेरा जो बैटरी है या जो मेरा सेल है वो कितना काम कर लेता है so that through the circuit वो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कर सके, that is basically what electric power is। या फिर मैं कहूँ वो रेट at which अप्लायंस जो है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को into other forms of energy, that is called as what? इलेक्ट्रिक पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ़ैन की बात करूं तो फ़ैन कितने मतलब यूनिट सेकंड में वो जो है वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या फिर मैं कहूँ अगर मेरे पास एक एलईडी बल्ब है तो वो कितने रेट पे मतलब यूनिट टाइम में वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू लाइट एनर्जी, इनटू हीट एनर्जी, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज़। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, रेट बोला ना, मतलब कि यूनिट टाइम में सारे काम हो रहे हैं। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पावर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज simply equal to work done per unit time and it is equal to nothing but combination of multiplication of voltage and current। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I² R, अगर आप V को IR डालो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V² अपॉन R अगर आप I को V अपॉन R डालते हो तो। और अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट इज सिंपली नथिंग बट वॉट है ये इसका यूनिट। और सॉरी 1 वॉट की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट 1 जूल पर सेकेंड। और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे किलो वॉट हो गया या फिर मैं कहूँ मेगा वॉट हो गया। तो किलो वॉट में होते हैं 10⁻³ वॉट और मेगा में होंगे 10⁻6 वॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करती हूँ तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सिंपली द टोटल वर्क डन, या फिर मैं कहूँ द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो जितना भी आपको टोटल वर्क करना पड़ता है, टोटल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है बाय द बैटरी, बाय द सेल टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई विल सिंपली राइट इट लाइक व्हाट, कि जो भी टोटल वर्क है उसी को हम लोग एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी बुला रहे हैं, दैट इज सिंपली नथिंग बट पावर इनटू टाइम एंड आई कैन राइट इट लाइक VIT, या फिर मैं इसको I² RT भी लिख सकती हूँ। एंड जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट है वो जूल होने वाला है एंड जूल इज़ द SI यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ओके। ऑल्सो इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किलो वॉट आर हो गया विच इज़ बेसिकली द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और 1 किलो वॉट आर में वी हैव 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके, देन वी कैन ऑल्सो हैव वॉट आर भी हो सकता है, तो उसमें हो जाएंगे 3.6 × 10⁻³
जूल, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि यू जस्ट मेमोराइज इट, और वो ये है कि जब भी कभी आप अप्लायंसेस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो, तो उनके जो पावर्स हैं ना, उनका कंबाइंड पावर आप निकाल सकते हो। कैसे? उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करके। ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये तब की है जब हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड हों, सीरीज़ में कनेक्टेड हों। लेकिन अगर आप यही अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द कंबाइंड पावर, तो यू जस्ट हैव टू सिंपली ऐड द इंडिविजुअल पार्ट्स टुगेदर। ठीक है। तो पैरेलल में सिंपली ऐड अप हो जाएगा और सीरीज़ में आप उनका रेसिप्रोकल जो है वो ऐड करते हो टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड पावर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रिक सेल। सी, इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली क्या है? इट इज़ सिंपली अ डिवाइस जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बना रहेगा, इफ़ देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स, तो देयर कैन बी द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ current। ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं एक सेल को आप दिखाना चाहूँ, एक रफ आइडिया देना चाहूँ, तो सेल इज बेसिकली व्हाट? सेल के अंदर दो प्लेट्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव प्लेट जिसे हम बुलाते हैं एनोड, और एक होती है नेगेटिव प्लेट जिसे हम बुलाते हैं कैथोड। ठीक है। अब ये जो दो प्लेट्स हैं, दे आर डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में ये डिप्ड होती हैं इस तरह से। तो ये जो भी ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा इंटरनल है। ये सिर्फ सेल के अंदर की बात हो रही है, और सेल के बाहर तो हमारा फिर एक्सटर्नल सर्किट रहता ही है। ये जो किस इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये एक्सटर्नल सर्किट जिसका हम रेजिस्टर आर मान लेते हैं। ठीक है। देखो, अगर मैं सेल की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट सेल, तो सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो क्या होता है? तो इट इज़ बेसिकली दैट रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है। ठीक है। टू द फ्लो ऑफ करंट, जब करंट फ्लो करेगा बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स, या फिर जब चार्ज फ्लो करेगा। आप जैसे ये मान लो कि चार्ज जो है वो कुछ फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, तो उसके फ्लो के ड्यूरिंग, उसके फ्लो के दौरान क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो जो भी ऑपोजिशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज सिंपली नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो बेसिकली कहाँ से आती है? वो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से आती है, एंड इट इज सिंपली द ऑपोजिशन टू द करंट ओनली, बट इट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर की बात हो रही है, तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर क्वांटिटी, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो दैट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट? ईएमएफ। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑल्दो उसके नाम में फोर्स है, बट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज बेसिकली फ्रॉम द फैमिली ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ईएमएफ जो है वो एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इनफैक्ट मैं ये बता सकती हूँ कि जो ईएमएफ है, इट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, जब हम कोई भी करंट उस सेल से नहीं निकाल रहे होते, व्हेन द करंट ड्रॉन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दैट इज बेसिकली व्हाट? ईएमएफ, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। तो ये जो मेरा टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल,
अगर मैं यहाँ से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करती हूँ, तो फॉर दैट मैं इसको ज़रा ओपन सर्किट कर देती हूँ। तो जब मैं इस टाइम पे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो देख सकते हो आप, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन द करंट ड्रॉन इज ज़ीरो, तो उसको हम लोग बुलाते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। तो ये बात तो देखो मेजर करने वाली हो गई कि अगर हमें मेजर करना है, अगर हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना है तो हम ये बता सकते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब है, अगर मैं इसको क्वालिटेटिवली डिफाइन करने की कोशिश करूं या फिर अगेन इसको और स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं, तो इट इज सिंपली नथिंग बट व्हाट, जब आप एक चार्ज को कैरी करते हो ना, जब आप एक चार्ज को ट्रैवल कराते हो ना फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो कि आपने चार्ज को यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल कराना शुरू किया, ठीक है, ये तो सिर्फ एक्सटर्नल की बात हुई, लेकिन आप उस चार्ज को ट्रैवल कराते हुए पूरा बाहर के सर्किट में, अंदर के सर्किट में, सेल के अंदर पूरा ट्रैवल करा के लेकर आ रहे हो थ्रू द वन कंप्लीट साइकिल, मतलब पूरी एक साइकिल जब आप कंप्लीट करा रहे हो चार्ज को ट्रैवल कराने में, जब आप चार्ज को ट्रैवल कराने में उसके ऊपर जितना भी काम करते हो, जितना भी एनर्जी डालते हो फॉर अ यूनिट चार्ज, व्हेन इट कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ द सर्किट, तो उस टाइम पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बनता है ना, उसको हम बुलाते हैं क्या, ईएमएफ। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, एंड इट इज सिंपली व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्किट। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ईएमएफ। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखो बाहर का जो भी हमारा पोटेंशियल रहेगा तो वो हम निकाल सकते हैं ना, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो वो बाहर का पोटेंशियल प्लस जो भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगी तो इसका यूनिट विल सिंपली बी नथिंग बट जूल पर कूलाम ओनली, या फिर हम उसको वोल्ट भी बुला सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करना चाहूँ, देन दैट टर्म वुड बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ज़रा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या। हम ये कहते हैं कि अगर हम यूनिट चार्ज को, ठीक है, ट्रैवल कराएं फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर आउटसाइड अ सेल, सेल के बाहर की सिर्फ ये बात हो रही है, ठीक है, तो जितना भी आप वर्क करते हो ना, दैट विल बी सिंपली नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रही हूँ, तो मैं जितना भी वर्क करूंगी इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की जब बात होती है, तो अगर आप एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर कितना वर्क करते हो, दैट इज सिंपली नथिंग बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू पर यूनिट चार्ज, एंड दैट इज सिंपली नथिंग बट आई इन टू आर। तो कुछ इस तरह से आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हो। ऑल्सो आपके जहन में हमेशा ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर मैं EMF की बात करती हूँ तो इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes when the current is zero, and terminal potential difference is basically the potential ka difference between the two electrodes only when the work is done from one electrode to the other outside the circuit, outside the cell, उस टाइम पे जो यूनिट चार्ज को आप मूव कराने में वर्क करते हो, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ठीक है, जब मैं एक पर्टिकुलर सेल की बात करती हूँ ना, तो जब एक सेल लगा होगा किसी भी सर्किट में, तो वो सेल ही क्या देगा, वो सेल ही अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने के लिए, वो सेल काम करेगा करंट को मेंटेन करने के लिए, एंड व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, तब बनेगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन ऑल्सो से कि जो ईएमएफ है ना, वो हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज बेसिकली अ कॉज, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज बेसिकली एन इफेक्ट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी आपको जहन में
क्लियर रखनी पड़ेगी। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम पे मैं कितना बड़ा या कितना छोटा रेजिस्टेंस लगा रही हूँ, डजेंट मैटर, ईएमएफ का वैल्यू विल रिमेन अनएफेक्टेड, क्योंकि ईएमएफ जो है वो सेल का है, और सेल का जो ईएमएफ है वो सेल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सेल एक बार आपने कंस्ट्रक्ट करके, सेल एक बार आपने बनाकर रख दिया, ठीक है, आप बाहर के सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगाते हो, क्या लगाते हो, उससे ईएमएफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो वैल्यू डिसाइड करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जितना करंट फ्लो करेगा उस पे वैल्यू डिपेंड करती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे हमारे ईएमएफ की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमने बात कर ली है अच्छे से कि किस तरह से हम लोग एक सेल के अंदर देख सकते हैं कि सेल के पास ईएमएफ होता है, सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मैं एक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो देखो, सेल को तो आप रिप्रेजेंट करना जानते ही थे, उसी के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया है अभी, तो उसी के साथ आप ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दोगे, ईएमएफ इसका डाल दोगे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दोगे। या फिर आप चाहो तो आप कुछ इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने एक सेल बना दिया, चाहे उसके नीचे या फिर उसके ऊपर आप ये इस तरह से उसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो। तो ये सिचुएशन जो है वो भी रह सकती है अगर आप सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं ये बात करूं कि सेल, कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, एंड कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं करंट के डायरेक्शन की बात करती हूँ तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा रिलेशन रहेगा, वो बराबर रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, तो वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन जो है वो हम ये कर रहे हैं, व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, हम लोग सेल से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, सेल से करंट को निकाल रहे हैं। तो पहले तो मैं ज़रा एक सेल बना दूंगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये मैंने कुछ सेल बना दिया है, ठीक है, इसका कुछ ईएमएफ है एंड ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। इफ़ द सेल इज डिस्चार्जिंग तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही होगी, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर में फ्लो करके ऐसे जाएगी 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 एंड देन ये वापस आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम की, तो करंट का जो डायरेक्शन रहता है, आउटसाइड द सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इनसाइड इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये वो सिचुएशन है जहाँ पे मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस दैन ई, ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हम बात करते हैं चार्जिंग के टाइम की, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो चार्ज किए जा सकते हैं, जैसे कि फ़ोन की बैटरी हो गई है ना, लैपटॉप की, या फिर आपकी वॉच की बैटरी हो गई। तो अगर हम बात करें तो ऐसे सेल्स जो चार्ज किए जा सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको भी पता है कि आपका जो ईएमएफ है वो तो फिक्स है, लेकिन चार्जिंग के लिए जब आप उसको मेंस से कनेक्ट करते हो तो मेंस का वोल्टेज तो ज़्यादा ही आ रहा होता है ना। तो उस टाइम पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा और करंट बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से करंट का डायरेक्शन जो है वो रहेगा, मतलब इनसाइड द सेल इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड आउटसाइड इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जो तो चीज़ है वो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जब हम करंट को ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे मेरा ईएमएफ जो है वो बराबर हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो इतनी बातें जो हैं वो आपको जहन में रखनी है। नाउ अब हमने बात कर ली है किस किस के बारे में, वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने बात करी ईएमएफ के बारे में, हमने बात करी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट EMF, we talked about terminal potential difference, and then we talked about current, and then we talked about internal resistance. तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन बनती है, तो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। चलिए देखते हैं किस तरह से रिलेशन जो है वो डेवलप कराना है यहाँ पर। हाँ जी, देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जहाँ पे वी हैव एन एक्सटर्नल रेजिस्टर R, देन वी हैव अ बैटरी, ओके, देन वी हैव उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा स्मॉल v का, देन वी हैव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R, और यहाँ पे ना एक करंट I जो है वो भी फ्लो कर रही है
तो ये सारी जो स्टडी है इनके आपस के जो रिलेशन है तो दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। ठीक, चलिए तो देखिए अगर मैं ईएमएफ की बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट ईएमएफ, तो ईएमएफ विल बी नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पोटेंशियल डिफरेंसेस जो एक्सटर्नल और इंटरनल के अक्रॉस हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट वहीं से आई है, तो ये जो इन दोनों पोटेंशियल्स को बनाने वाला भी ईएमएफ ही है। अगर मैं थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाऊं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, लाइक दिस। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और यहाँ से वी कैन गेट अ रिलेशन जहाँ पे आई का वैल्यू विल बी सिंपली नथिंग बट वॉट, ई अपॉन कैपिटल आर plus small r, and that is simply nothing but what, total EMF upon total resistance। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स कि जब भी आपको करंट निकालनी है तो यू जस्ट डिवाइड टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, लाइक दिस। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं एक चीज़ करना चाहूँ तो लेट्स गिव इट इक्वेशन नंबर 1, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकती हूँ ना, v इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल v। और अगर मैं चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक वॉट, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। तो अगैन मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है फॉर वॉट, फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग सेल से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो वी कैन गेट दिस इक्वेशन। तो लेट्स गिव इट, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं आई आर का जो वैल्यू है वो अलग से लिख सकती हूँ क्या, आई आर जो है दैट इज़ ई माइनस वी। और अगर मैं स्मॉल आर लिखना चाहूँ तो इट विल बी सिंपली ई माइनस वी अपॉन आई। ठीक है, ओके, इस तरह से भी आप इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो लाइक दिस। एंड लेट्स गिव इट सम इक्वेशन नंबर विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। अगर आप लिखना चाहो तो आप आई को वी अपॉन आर भी लिख सकते हो, तो आई विल जस्ट राइट वी अपॉन आर। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन बनेगी दैट विल बी ई बाय वी माइनस वी बाय वी, और फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा क्या, आर। तो यहाँ से मेरे पास जो एक प्रॉपर रिलेशन बनेगा दैट विल बी ई बाय वी माइनस 1 इंटू आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय वी इंटू आर। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, ओके, ये हो गया या फिर ये हो गया। एंड लेट्स गिव इट सम इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर। तो ये हमारी मिला के दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो ये सारे जो फॉर्मूले, ये सारे जो मैंने इक्वेशन नंबर्स दिए हैं इनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब जब हमने इनके बीच का रिलेशन जो है वो डेवलप कर लिया है तो हम इनका जो बिहेवियर है एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड करते हैं उसको ग्राफ के टर्म्स में देखना चाहते हैं। तो चलिए ग्राफ्स देख लेते हैं इनके। तो सबसे पहला जो ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ EMF का वर्सेस किसके साथ, आर के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं कि जो EMF होता है ना इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो अगर मैं कुछ इस तरह से ये बनाऊं, ये वाली लाइन अगर मेरी EMF की है और ये वाली लाइन अगर मेरी रेजिस्टेंस की है, तो EMF जो है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका जो ग्राफ है दैट विल सिंपली बी अ पैरेलल लाइन टू द रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर वाली लाइन के एकदम पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ देखने को मिल सकता है। ऑल्सो अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं यहाँ पर किसका, V वर्सेस R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आर का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये तो हमने देखा है, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और I जो है हमारा वो निकल के आया था E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
इंटू आर। ठीक है, ग्राफ को बनाने के लिए मैं एक काम कर रही हूँ, इस कैपिटल आर को मैं नीचे भेज रही हूँ, तो कैपिटल आर बाय आर देखो 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो इनके बीच में ज़रा हम ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। और अगर मैं इसमें आपको ये दिखाना चाहूँ तो एज़ यू कैन सी कि जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगी, जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगी तो क्या होगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कंपैरेटिवली डिक्रीज़ होगा, और अगर ये कंपैरेटिवली डिक्रीज़ होगा तो ओवरऑल मेरा वी का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ मेरा आर जो है इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, तो उस टाइम पे अगर मेरा आर ज़ीरो हो जाएगा तो स्मॉल आर बाय आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड ई अपॉन इन्फिनिटी विल बी व्हाट, ज़ीरो। तो अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो रहा है तो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं कैपिटल आर को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दूं तो मेरा जो V है दैट विल बी सिंपली E/2। यहाँ पे अगर आप स्मॉल आर को रखो तो स्मॉल आर बाई स्मॉल आर विल बी 1, 1 + 1 = 2, तो दैट विल बी E/2। और अगर मैं R की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देती हूँ तो मेरा V जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, E के बराबर, क्योंकि दिस विल बिकम, अगर R मेरा इनफाइनाइट हो रहा है, R मेरा बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे स्मॉल r बाय आर विल बी 0 एंड V विल बी इक्वल टू E। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ यूजिंग दीज वैल्यूज़ तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसको थोड़ा सा मैं और करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स E, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये कर्व थोड़ा सा स्मूथ चाह रही थी मैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हो रहा है दिस पोर्शन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा हमारा EMF। ठीक है, ओके। और एक सिचुएशन होगी जहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं, तो वहाँ पे मेरा EMF विल बी E/2। तो ये वाली जो लाइन थी दैट वाज फॉर रेजिस्टर, और ये वाली जो लाइन थी वाई एक्सिस वाली दैट वाज फॉर EMF। तो ये हमारा हो गया है V वर्सेस R का ग्राफ। एक लास्ट ग्राफ और है, वो और देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ V वर्सेस I ग्राफ की, ठीक है, ओके। तो हमने ये बात करी थी कि V जो है दैट इज़ मेरा E-IR, और अगर मैं इसको थोड़ा सही से लिखूं तो दैट विल बी V इज़ इक्वल टू -RI + E। अगर आप इसको कंपेयर करो विद द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx + c, तो c इज़ द y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं I कैन चेंज, सो x कैन ऑल्सो चेंज। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज़ बेसिकली द स्लोप, और ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इनका ग्राफ बनाऊं तो द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। पहले तो मैं ज़रा कार्टेशियन सिस्टम मैंने बना लिया है, और ये जो है ये मेरा V है एंड दिस इज़ माय I। और अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो द लाइन विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इनका जो स्लोप है ना, अगर आप देखो तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन की वजह से इसका स्लोप इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी ज़रा, स्लोप जो है दैट इज़ बेसिकली -R। तो ये जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं ये ग्राफ्स मैंने बना दिए। ठीक है, तो आज हमने जो कुछ भी किया है आप इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करें। कोई दिक्कत हो, कोई मसला हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। चलिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।